इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से मुराद एक इंसान का अपनी ज़मीन के उस टुकड़े को किराए पर देना कि जो उसने पहले या तो परचेज़ किया हो या उसने उसको डेवलप किया हो, उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाता है। यानी उस प्रॉपर्टी से हासिल होने वाला जो किराया होता है, यानी जो रेंट की फॉर्म में उसने दिया या लीज़ की फॉर्म में उसने किसी दूसरे पर्सन को दिया। अच्छा, ये तो इसका प्राइमरी पर्पज़ होता है। इसका सेकेंडरी पर्पज़ ये होता है कि उसका दूसरा मकसद ये होता है कि उसने ये प्रॉपर्टी इसलिए रखी हुई है कि इसकी वैल्यू एप्रिसिएशन हो जाए, यानी इसकी कीमत में ज़्यादती आए। तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ये है। अच्छा, अब टैक्सेशन में जो हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ रहे होते हैं वो बोथ रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों के पर्पज़ के लिए होती है। रेजिडेंशियल का मतलब ये होता है जिस तरीके से घर वगैरह किराए पे दिए जाते हैं, और कमर्शियल की एग्जांपल जैसे कोई सिनेमाज़ होते हैं जिनको लीज़ पर गवर्नमेंट से ले लिया जाता है, वो भी एक किराए की फॉर्म में होता है ना। तो ये दोनों चीज़ें यानी वो कमर्शियल फॉर्म में भी होती है और रेजिडेंशियल फॉर्म में भी होती है। तो टैक्सेशन में जब इसकी डेफिनेशन को पढ़ा जाता है, सेक्शन नंबर 15 को, यानी इसके स्कोप को देखा जाता है, तो कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन होता है कि वो किराया जो मिल चुका है या जो मिलना है एक शख्स को टैक्स ईयर के अंदर, हाँ वो टैक्स से फ्री फ्रॉम टैक्स ना हो, यानी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स ना हो, तो उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर चार्जेबल टू टैक्स किया जाता है उस साल में जिसमें वो रिसीव होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर रेंट की डेफिनेशन क्या होती है? रेंट से मुराद होता है वो अमाउंट, या आप कंसिडरेशन कह लें इसको। कंसिडरेशन या अमाउंट जैसे होता है ना कि एक चीज़ अगर आप किसी को दे रहे हैं तो बदले में आप उससे कुछ लेते हैं, तो ये जो बदले में मिलने वाली चीज़, यानी जब आप अपना घर किराए पे दें और आपको जो बदले में मिलने वाला वो जो किराया होता है ना, उसको वो रेंट कहा जाता है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में, इसके स्कोप में ये जो रेंट है इसमें एक और चीज़ आती है। बाज़ वक़्त क्या होता है, लैंड या बिल्डिंग को सेल किया जा रहा होता है, तो उसको सेल से पहले आम ज़बान में कहते हैं ना कि कुछ रकम दे दी जाती है और फिर कह दिया जाता है जी हम इतने दिन बाद बताएंगे कि हम इसको ख़रीद रहे हैं फाइनल या नहीं। तो इस सूरत में वो जो अमाउंट होता है उसको फॉरफिटेड डिपॉजिट कंसिडर किया जाता है और इसको भी रेंट कंसिडर किया जाएगा और इसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर चार्जेबल टू टैक्स किया जाता है। अच्छा, दो और कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर। अगर आप किसी बिल्डिंग को रेंटेड आउट कर देते हैं टुगेदर विद द प्लांट एंड मशीनरी, जिस तरीके से इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है फैक्ट्री। जब आप फैक्ट्री को रेंटेड आउट कर देते हैं, लीज़ पर दे देते हैं, यानी बिल्डिंग को किसी प्लांट एंड मशीनरी के साथ लीज़ पर, रेंट पर दे देना, ये आपके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर चार्जेबल टू टैक्स नहीं होता। इसको अदर सोर्सेज के अंदर हम चार्जेबल टू टैक्स बनाते हैं। इसके अलावा जब भी आप किसी बिल्डिंग को रेंटेड आउट करते हैं यानी किराए पर देते हैं, और बाज़ वक़्त क्या होता है कि मार्केट के हिसाब से किराया लेट सपोज 100 रुपये हो, लेकिन आप उसे 80 रुपये पे किराए पे चढ़ा दें, तो टैक्सेशन के अकॉर्डिंग आपका रेंट जो होगा वो 100 रुपये ही माना जाएगा। मतलब यहाँ रूल होता है हायर ऑफ एक्चुअल प्राइस या फिर फेयर मार्केट प्राइस। तो फेयर मार्केट प्राइस पर ही आपका रेंट जो होगा चार्जेबल टू टैक्स होता है। और आखिरी कॉन्सेप्ट इसका अंदर ये होता है कि बाज़ औक़ात इसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल होती है हॉस्टल में रहने वाला एक शख्स, क्योंकि उसको अदर कनेक्टेड फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं, लॉन्ड्रिंग वगैरह, मेस वगैरह। तो ये जो चीज़ होती है, जब एक शख्स किसी लेट्स सपोज स्टूडेंट को एक रूम रेंटेड आउट कर रहा है ना, तो जो रेंट उसको मिल रहा है वो तो चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा, लेकिन जो अदर कनेक्टेड सर्विस जो है ना वो चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होंगी, बल्कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर होंगी।